नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सिर्फ 25 साल की एज में इतनी कीर्तियां, इतना आत्मसम्मान और बहुत कुछ इन्होंने अर्जित किया है। और इनके बारे में बताएं तो ये कह सकते हैं कि एक लेखक भी है, एक समाज सेवी भी है, उसके साथ साथ में राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। तो स्वागत करते हैं आदित्य जी का। आदित्य जी, पहली बात तो आपका स्वागत है हमारे द सुधीर अवस्थी शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपकी जो जर्नी रही है, एक स्टूडेंट से, एक युवा से और एक डॉक्टरेट की डिग्री तक आप कैसे पहुंचे और कैसी रही आपकी जर्नी? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ, और आपके दर्शकों का भी आभार है जो हमें इस बीच में सुन रहे हैं। हम लोग एक बड़े ही सामान्य परिवार, मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं, और परिवार का बैकग्राउंड कृषक का ही रहा। पिताजी कृषक रहे, खेती से ही अर्जित व्यवस्थाएं, राशि और अनाज, इन्हीं के बीच में हम लोग का लालन पोषण हुआ है। और पहली बार चीज़ों को एक्सपोजर, समाज में क्या परिवर्तन है, समाज का अवलोकन, ये सब देखने का अवसर मिला जब लखनऊ पढ़ने के लिए आए, इंटरमीडिएट पास करने के बाद। तो इंटर आपने किस ईयर में किया था लखनऊ में? आप कब शिफ्ट हुए? 2018 में इंटर है मेरा। 2018। उसी के बाद फिर हम लॉ की पढ़ाई करने के लिए, पहले से ही इंटर किया, तो उसी समय एनडीए की तैयारी कर रहे थे। और एनडीए की तैयारी किसी कारण से अगर नहीं हो पाया, ईश्वर की जो भी इच्छा रही हो, तो फिर दिमाग में था कि सेकंड चॉइस लॉ ही है। तो लॉ करने आए तो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स था। हाँ, वही करने लगे। चूंकि संघ के विद्यालय से पढ़ाई हुई थी, तो जब लखनऊ आए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों के संपर्क में आए, और कैंपस के ही हॉस्टल में रहते थे। तो धीमे धीमे विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों में सक्रिय होते चले गए। शुरू से ही बचपन से प्रकृति को अवलोकन करने का, समाज को अवलोकन करने का, लोगों के संवाद को सुनने का, सत्संग को सुनने का बड़ा रुचि रहा। तो इसलिए कुछ भी रहता था तो कुछ लिख लिया जाता था। हाँ, कभी रेलवे के टिकट पे लिख लिया, कभी किसी नैपकिन पे लिख लिया, कभी हाथ में लिख लिया, घर जाके उसको कॉपी में कर लिया। तो इस तरीके का स्वभाव रहा कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है समाज के लिए, क्योंकि जो इतिहास समाज पढ़ पा रहे हैं वो किसी ने डॉक्यूमेंट किया, किसी ने लिखा, तभी आज हम पढ़ पा रहे हैं। तो इस नाते से बड़ा महत्वपूर्ण, और जिस बैकग्राउंड से, जिस समाज से, देवरिया से हम लोग आते हैं, अलावलपुर एक छोटा सा गांव है, वहाँ से हम लोग आते हैं। और लखनऊ आकर ये विद्यार्थी परिषद का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा। विद्यालय में कानपुर से मेरी प्रारंभिक पढ़ाई हुई है। वहाँ पढ़ाई में हम लोग बड़े ही औसत रहे, लेकिन इस चीज को महसूस किया कि मंच पर कभी भी बोलने का मौका बचपन में मिला तो बड़ा हिचकिचाहट थी। लेकिन विद्यार्थी परिषद के संपर्क में जब आए और छात्र राजनीति में जुड़े, तो उसके बाद ये महसूस ही नहीं हुआ कि 2018 में भी इंटर करके आए हैं। तो वो आदित्य क्या था, और यहाँ पर आके छात्र राजनीति में जो जुड़ गए तो हजारों लोगों को संबोधित करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं महसूस होती थी। यही छात्र राजनीति का महत्व यही है। आज छात्र राजनीति हर जगह से प्रतिबंधित है, बैन है। तो मैं छात्र नेताओं को ऐसे जानता हूँ कि एक चौकी इंचार्ज को एप्लीकेशन तक नहीं लिख पाते। वो आपकी जो परवरिश होती है समाज में, आज हम गौरवान्वित होकर कह पाते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इतने सारे प्रधानमंत्री दिए हमको, क्योंकि वो छात्र राजनीति में तैयार हो रहे थे। वो सब फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन थे। लेकिन चूंकि वो छात्र राजनीति से तैयार हो रहे थे, पढ़ाई को समझ रहे थे, समाज को समझ रहे थे, प्रशासन से गलत चीजों में लड़ भी रहे थे, अगर कुछ गलत हो रहा था तो प्रशासन से लड़ रहे थे, विश्वविद्यालय से लड़ रहे थे। तो छात्र राजनीति का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, ये समझ में आया प्रारंभिक समय में। तो तुरंत ही पढ़ाई के साथ जितना समय क्लास रहती थी उतने समय ही कैंपस में रहते थे। उसके बाद बाहर चले जाते थे, और जाके बैठकों में छात्र राजनीति की जो भी गतिविधियां थी, विद्यार्थी परिषद के जो भी मांग पत्र थे, यहाँ तक आप समझिए कि एक निजी विश्वविद्यालय से पढ़ाई हमने की, और दूसरे विश्वविद्यालयों के भी आंदोलनों में हम लोग सक्रिय रहा करते थे। क्योंकि विद्यार्थी परिषद का स्तर, फिर विद्यार्थी परिषद में इकाई अध्यक्ष से शुरुआत हुई, फिर अवध प्रांत के प्रांत संयोजक तक होते हुए और यात्रा चल पड़ी। और लिखने का जो क्रम था वो धीमे धीमे बढ़ता चला गया, और कोविड का दौर आया। अभी आपके लेखन पे भी हम आते हैं। तो देखिए, इनके एक्सपीरियंस से एक बात तो पता चली कि अभी हम लोग जो राजनीति को जो देखने का हमारा दृष्टिकोण है वो बहुत गलत है। तो अगर किसी को भी पब्लिक स्पीकिंग की प्रॉब्लम है, या किसी भी तरीके से आप एक भीड़ को संबोधित नहीं कर पाते हैं, और आप अगर स्टार्टिंग में ही किसी भी ऐसी इकाई के साथ में जुड़ के अगर अपनी शुरुआत करते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
दूसरी क्या है कि आपकी जो राजनीति की जो शुरुआत है वो कहते हैं कि घर से ही होती है, और घर के साथ साथ में जो घर है एक स्टूडेंट के लिए उसका जो असली घर है, क्योंकि लाइफ में लगभग 10 से 12 घंटे वो स्कूल के इर्द गिर्द ही उसकी लाइफ घूमती रहती है, तो उसका प्रारंभिक राजनीति की शुरुआत उसके स्कूल से हो सकती है। तो आज की डेट में जो भी युवा, जो भी स्कूल के छात्र हैं जो अपनी राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ में वो स्कूल से इस चीज को शुरू कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज दोबारा से जो छात्र इकाई है, छात्र संघ के जो चुनाव है, वो सभी स्कूल में, जिन स्कूलों में बैन है, उनको उनसे प्रतिबंध हटाना चाहिए? महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जहाँ जहाँ आपके सामने प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बहुत पुरानी सूक्ति है, क्योंकि जितने भी आज के समय में शीर्षस्थ नेता है, प्रदेश में हो, देश में हो, ये सभी छात्र राजनीति पौधे हैं। ओके, आप किसी को भी देख लीजिए, लगभग सभी क्योंकि किसी भी कार्य को बड़ी मैच्योरिटी, बड़ी परिपक्वता साथ करने के लिए एक लंबा अभ्यास की आवश्यकता होती है, और वो ऐसा अभ्यास जो मंच पे ना हो रहा हो, जो रिहर्सल के रूप में पर्दे के पीछे हो रहा हो। छात्र राजनीति मंच के पीछे का पर्दा है, और छात्र मंच के पर्दे के पीछे आपने जितनी अच्छी रिहर्सल की होगी, उतना ही अच्छा मंचन कर पाएंगे और उतनी ही दर्शकों में ताली बटोर पाएंगे। और आपके मन में अगर सेवा का भाव है तो वो सोने पे सुहागा है। अच्छा, अब आपने एक बुक भी लिखी हुई है जो हमारे सामने है, दर्शकों के सामने, मन की उपज। इस किताब के बारे में आप बताएं, इसमें मतलब एक्चुअल अगर सारांश इसका निकाला जाए तो इस बुक में बेसिकली क्या है? मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। कक्षा 6 में मैं पढ़ता था, तो हमारे हिंदी के अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि सब लोग एक एक कविता लिख के आना, तो हमने भी 4 पंक्तियां लिखी। वो भी मेरी पहली पुस्तक जो है, पूरा मेरा काव्य संग्रह 2021 में प्रकाशित हुई कोविड में, उसमें मैंने उसको भी सम्मिलित किया है। ओके। तो बड़ा लंबा ट्रांजिशन आपको मेरी किताबों में मेरी लेखनी का मिलेगा कि एक कक्षा 6 में पढ़ने वाला किस आयु वर्ग का बच्चा है, और उसके बाद फिर वो लॉ ग्रेजुएट हो रहा है, तो उस समय की भी कविता है। हाँ, तो आप पहली कविता तो मेरा काव्य संग्रह आई, किताब 2021 में प्रकाशित हुई, और आप जो ये देख रहे हैं, ये मन की उपज है, हिंदी, भोजपुरी और अंग्रेजी। 3 भाषाओं में, अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स, हिंदी में मुहावरे और कुछ वक्त कही, और भोजपुरी में लोकोक्तियां हैं और कुछ किस्से बनाए हैं। हमारे स्वरचित है, जो अक्सर कभी लिख लिया, कभी इधर उधर हो जाती थी, तो सोचा कि इसको कंपाइल करके एक अपने लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लिया जाए। पूरा भी मैंने लिखी थी, तो इसलिए नहीं लिखी थी कि कभी अमेज़न, कभी फ्लिपकार्ट, कभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बिकेगी, चाहे लोग इसको पढ़ेंगे। अलग अलग कैडर्स के कितने ब्यूरोक्रेट्स पढ़ के हमको उस चीज के लिए बोलते हैं कि हम भी देवरिया के रहने वाले हैं, और आपकी किताब पढ़ी, ग्रामीण अंचल में इस तरीके की चीजें होती, मैंने भी इन चीजों का सामना किया। कभी ये नहीं सोचा था, सदा ये सोचा था कि ये जो कागज हैं ये फट के खराब हो जाएंगे, तो इनको कंपाइल कर लिया जाए। तो अपना इंडेक्स में देखा कि ये फला कविता है, पन्ना खोल के खुद ही पढ़ लिया, ये अपनी स्मरण के लिए मैंने लिखा। लेकिन कहा जाता है ना कि आप शुरू किसी और उद्देश्य से करते हैं और प्रकृति उसको किसी और रूप से संचालित करना चाहती है, तो उस नाते से मन की उपज भी उसी का, इसका नाम ही है मन की उपज। जो मेरे मन के उपज आई वही लिख दिया। बहुत सारे लोगों ने इसका टाइटल अलग अलग भी बहुत सारा सजेस्ट किया था, सुझाव दिया था, लेकिन मेरे मन में आया कि ये बड़ा सहज है और तुरंत मन में किसी के भी स्थान बना लेगा। मन की उपज। तो इस बुक्स में ये कुछ जो विशेष कहानियां या किस्से हैं, कुछ आप बता सकते हैं? हिंदी में जैसे आज के समय में बड़ी समस्या लोगों के साथ है कि प्रेरणा समाप्त हो रही है। पहले ये होता था कि लोग अपने कार्य से सामने वाले को प्रेरित करते थे, लेकिन आज मोटिवेशनल स्पीकर बन के लोग उसी प्रोफेशनल को अपना रहे हैं, उसी प्रोफेशन को अपना रहे हैं, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, नीट के एस्पिरेंट्स को, राजनीति के प्रतिभागी लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को वो प्रभावित करने का कार्य कर रहा है, प्रेरणा देने का। मेरा ये मानना है कि मंचन हो रहा है, अगर घोड़े का एग्जाम्पल, महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल, किसी का भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो वो जितनी देर मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा है, बस उतनी देर तक आपके मन में है। तो इसलिए हिंदी में हमने उसी से प्रभावित होकर लिखा कि प्रेरणा अंतर्मुखी होनी चाहिए। हाँ, प्रेरणा अंतर्मुखी होनी चाहिए, वो स्वतः आपके भीतर से निकलनी चाहिए। बाहरमुखी प्रेरणा, उधार की प्रेरणा सामने वाले से आप लेंगे तो एक लंबे अंतराल के लिए आपको अवसान दे सकती है। और अंग्रेजी में आप कहेंगे तो अंग्रेजी में मैंने लिखा कि if integrity is in your upper pocket, at that time you will be always in a rocket. True. ये इंग्लिश में लिखा, और
जिस तरीके से भाषा का क्षरण हो रहा है, भाषा को लोग बोलना नहीं चाहते। पहले क्षेत्रीय भाषाएं कितनी थी, अंग्रेजों ने लंबा उसके ऊपर दमन का कार्य किया, उसके बाद हम खुद भी उन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो भोजपुरी में लिखा था कि भाषा ही अंतिम आशा है, संस्कृति बचावे के। संस्कृति बचावे के, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन इज दी ऑलवेज बेस्ट। तो आज बताएं, जिस तरीके से टाइम चेंज हो रहा है, समय चेंज हो रहा है, और कुछ लोगों का कहना है कि किताबें अब वो असर नहीं डाल पाती हैं युवाओं पे जितना कि आज की डेट में सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम की रील्स डाल पाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज जिस तरीके से सोशल मीडिया प्रचलित हो रहा है, तो क्या सोशल मीडिया की वजह से किताबों का एक अंत देखने को मिल रहा है, या किताबें अपनी जो क्वालिटी है उसको प्रस्तुत करने के लिए खुद में अपने आप में जद्दोजहद कर रही हैं? आपका क्या मानना है इस बारे में? किताबों को लेकर देखिए, मैं आपको थोड़ा इसका भूमिका बताऊं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग, 4 युगों में हम लोग अपने इतिहास को पढ़ते हैं। चारों युगों में असुर अधिक थे, सुर कम थे। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और विष्णु का अवतार जब हुआ है दमन के लिए हुआ है। कलयुग में भी असुर अधिक है, सुर कम है। अब चिन्हित कर पाना कठिन है, इसलिए अच्छा काम अब भी कम होता है, बुरा काम ज्यादा होता है। लेकिन अच्छा का, जैसे मैं भी 25 वर्ष का हूँ, आपने भी बताया, मेरी भी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी। इस तरीके से बहुत सारे युवा हैं जो लिख रहे हैं, लेकिन चूंकि अच्छी चीजें कम प्रसारित होती हैं और गलत चीजों का प्रसारण जल्दी और तेजी से होता है, वो वायरल हो जाती है। इस नाते से सोशल मीडिया का इस्तेमाल मैं सकारात्मक परिपेक्ष में देखूं तो मैं बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं, बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो किताबों पे चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम बना के कर रहे हैं। यूट्यूब पे आज ऑडियो बुक का जमाना है। आप देखिए कि स्क्रीन टाइम कम होने की बात हो रही है कि स्क्रीन टाइम कम करिए। दूसरा लाभ क्या है कि प्रकृति में पेड़ों को काट के कितनी कागज बनाए जा रहे हैं, पानी का कितना दुरुपयोग हो रहा है। उस नाते से ऑडियो बुक कितनी अच्छी चीज है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप किसी और इस तरीके की इंडस्ट्री में जिसमें स्क्रीन टाइम ज्यादा है, आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं रात में सोते समय। इसलिए मेरा ये मानना है कि कभी भी किसी भी युग में किताबों का क्षरण नहीं हुआ, लेकिन सांकेतिक रूप से मैं देखूं तो नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैंने भी कुछ दिन पहले देखा कि एक शोरूम में जूते लगे हुए थे और सामने ही जमीन पे किताबें बिक रही थी। तो ब्रांडिंग क्या किताबें शोरूम में नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती। हम अपनी आने वाली पीढ़ी पे अगर ये प्रश्न कर रहे हैं कि उनके बीच में रुझान सोशल मीडिया का ज्यादा है, किताबों का कम है, तो हमें ये प्रश्न चिन्ह अपनी पिछली पीढ़ी से खड़ा करना पड़ेगा कि हमने उनको असल में दिया क्या, हमारी विरासत क्या है। क्या हमने उनको महंगे जूतों की कीमत ज्यादा बताई और 50 रुपए की किताब की 50 रुपए कीमत बताई? उसके शब्दों, उसके अक्षर, उसके भाव, उसकी ममता को नहीं समझाने का प्रयास किया। उनको हमेशा सांसारिक चीज, मटेरियलिस्टिक चीज पे दिमाग लगाने का प्रयास किया, किताबों का महत्व नहीं दी। तो इसलिए पिछली पीढ़ी के ऊपर ये प्रश्न उठना चाहिए, और पिछली पीढ़ी माने माता पिता, अभिभावक। अभिभावकों का ये दायित्व है कि किताबों का महत्व अपने बच्चों को बताएं, और एकेडमिक किताबें जो आपके कोर्स मटेरियल है उससे हटकर उपन्यास, अलग प्रकार के नॉवल, अलग प्रकार की जीवनियां, इन चीजों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने समाज को। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने ऑल ऑफ सडन बुक से लिखते लिखते आप राजनीति की तरफ थोड़ा सा आपका रुझान रहा, और जैसे कि आपने बताया कि आप एक देवरिया जिले से आते हैं, तो गांव में आपका एक गहरा रिश्ता रहा होगा 100%, ठीक है। और कुछ ऐसी आप मुझे बताएं कि जिस चीज का ज्ञान गांव में मिल सकता है, ना कि किसी यूनिवर्सिटी में मिल सकता, ना ही किसी किताबों में, ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। गांव में भले पलायन है, अपनी आजीविका के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन वृद्धाश्रम नहीं है। शहरों में वृद्धाश्रम है, शहरों में शिक्षा अधिक है, शहरों में वृद्धाश्रम है। मैंने अपनी किताब में एक बात लिखी है, इससे निकली तो चर्चा कर रहा हूँ। केरल इस देश का सबसे साक्षर राज्य है और सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम केरल में है, और बिहार इस देश का सबसे निरक्षर राज्य है। 33 से 34% साक्षरता दर है वहाँ की, और एक भी वृद्धाश्रम इनरोल्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है। आप देखिए, तो यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज की अधिकता
कई बार बेसिक जो चीजें हैं उनको खत्म कर देते हैं। मेरा ये कहना है, जैसे क्या है कि एक अनपढ़ व्यक्ति, एक निरक्षर व्यक्ति साक्षर होने का और पढ़ाई लिखाई का महत्व समझता है और चाहता है कि अगर मैं रह गया तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, लेकिन उस परवरिश की जो डोर थामे रहनी है वो कभी कभी छूट जाती है। पढ़ा लिखा होना कतई जरूरी नहीं है कि आप अपनी संस्कृति और परवरिश से जुड़े रहेंगे, संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहेंगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई एक अलग चीज है और परवरिश, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा ये एक अलग चीज है। हम लोग गांव से निकले हुए लोग हैं, सदा दिमाग में ये रहता है कि शहर में कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन गांव साथ में रहना चाहिए। किताब में मैंने अपनी एक जगह जिक्र किया है कि पलायन के दंश से जो युवा पीड़ित है, उनकी श्रम योग्य देह केवल गांव से पलायन कर पाती है, उनकी आत्मा उसी चौखट पे रहती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। केवल शरीर जा पाता है। तो वही कहते हैं कि आज की डेट में दो चीजें हैं, एक है पढ़ा, एक है कढ़ा। अगर आप पढ़े नहीं भी और अगर आपकी अच्छी तरह कढ़ाई हुई है तो कहीं ना कहीं क्या लाइफ में आपको सब कुछ मिल जाता है जो आप देखिए कि इस विश्व की जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। मोस्ट प्रोबेबली ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ड्रॉप आउट लोग हैं। और उनके नौकरी के लिए आवेदन कौन लोग करते हैं? टॉपर्स। चाहते हैं कि हम एक झलक पा जाए, उनके एडवाइजर हो जाए, उनके यहाँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाए और उसको बहुत बड़ी उपलब्धि अपने जीवन की मानते हैं। इसका मतलब है कि समाज का अवलोकन, समाज की पढ़ाई करना किताब की पढ़ाई से कतई बेहतर है, क्योंकि किताबें भी उन्हीं लोगों ने लिखी जिन्होंने समाज का अवलोकन किया था। इसीलिए हमारे यहाँ क्या हुआ, गुरुकुल परंपरा में थ्योरी और प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल को ज्यादा महत्व दिया गया। अंग्रेज जब मैकाले पढ़ाई लेके आए, मैकाले की शिक्षा नीति आई, तो क्या हुआ कि 75 नंबर का थ्योरी और 25 नंबर की प्रैक्टिकल। और 25 नंबर की प्रैक्टिकल हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से होती है। उनमें से लगभग बच्चों को मिल जाते हैं नंबर और प्रैक्टिकल कुछ हुआ नहीं रहता है। उसके बाद जब वो असली क्या नाम है मंच पे आते हैं, असली जमीन उनको मिलती है, तो वो 0, 0। और जब उनकी डिग्री देखी जाती है तो 90 नंबर, 100 में से 90, 95, तो टॉपर है, तो डिस्टिंक्शन से पास हुए। इसलिए मेरा मानना है कि गांव को समझना, देहात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और अंततोगत्वा एग्रीकल्चर और कृषि और देहात से जुड़ी हुई चीजें ही भारत को विकसित बना सकती हैं। अन्यथा जो काम हम कर रहे हैं, हमसे 30-30, 40-40, 50-50 साल आगे है देश। तो जब हम 50 साल बाद उनके बराबर पहुंचेंगे तो वो फिर 100 साल आगे निकल चुके होंगे। इसलिए जो मेरा मानना है कि जो मेरे पास है, मुझे उसको बेहतर बनाना है। तो अगर आपको भारत की शिक्षा प्रणाली को दोबारा से लिखने का मौका मिले तो आप उसमें क्या बदलाव लाना चाहेंगे? भारत की शिक्षा प्रणाली, अभी हम लोग विद्यार्थी परिषद में जब सक्रिय थे, उसमें भारत की शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही थी। तो उस समय हम लोगों से सुझाव मांगे गए, तो मैंने एक सुझाव दिया, वही सुझाव मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोगों को कक्षा 8 तक कम से कम भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें पढ़ाई अनिवार्य करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा कदम होगा। उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 भाषा और उपभाषाएं हैं जिनकी पढ़ाई मैकाले की शिक्षा नीति आने से पहले हो रही थी। तो भारत का साक्षरता दर 98-99% था। और मैकाले ने का लंदन का आप संसद का बयान सुनिए, उनका भाषण सुनिए। उस भाषण में उन्होंने कहा है कि इनकी संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनको हटाने में, खोदने में बड़ी जमाना लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि इनको निरक्षर बना देते हैं। कैसे निरक्षर हो जाएंगे? निरक्षर ये कि किसी को निरक्षर बनाना है तो तुरंत उसकी शिक्षा का माध्यम भाषा बदल दीजिए, इमीडिएट वो 100 साल पीछे चला जाएगा। इमीडिएट 100 साल पीछे चला जाएगा। इस नाते से देखिए, आईसीएस की परीक्षाएं होती थी तो आपके पास कंडीशंस, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और आपको यूरोप जाके परीक्षा देनी थी, अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए था, जो भी आपके पास उपलब्ध नहीं था। कितनी साजिश तहत स्केल लेडर आप आगे कठिन आपको करते गए लोग। तो इस नाते से मेरा ये मानना है कि क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई ये सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा और भारत को बलिष्ठ करेगा, भारत को विकसित बनाने में बहुत बड़ा कदम होगा। इस पे शोध करना चाहिए। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अपने बचपन का एक किस्सा बताऊं कि मुझे कभी मौका मिला था गोरखपुर साइड में रहने का, जाने का, तो मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है। और ये शायद उस समय मैं 3rd या 4th क्लास में था।
तो काउंटिंग जो होती है, टेबल्स होती हैं, बेसिकली टेबल्स अपने आप में बच्चे का बहुत बड़ा सर का दर्द होता है। पहाड़ है बेसिकली। और वहाँ पे एक टीचर बहुत मतलब एक स्कूल था, स्कूल के जस्ट बाहर हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने वहाँ पे पहाड़ा सुनाने का एक तरीका था, और शायद वो मैंने 10 या 15 सेकंड का ही फ्रेम रहा होगा, बट वो पहाड़ा मुझे आज तक याद है, अगर आज तक है। और वो पहाड़ा था बेसिकली 15 का। तो 15 का जो पहाड़ा था वो कैसे था, वहाँ पे टेबल जो थी 15 दूना 30 तेया 45 चौको 60 पिचूफा 75 छक्का 90 सतीपा 105 अठीपा 120 नवैया 135 दामा गोया 150। बताइए। ये आप कह सकते हो कि क्षेत्रीय भाषा का जो एक रुझान जो कि उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। कारण क्या होता है ना कि हमको बोरिंग क्यों लगने लगता है कोई विषय, इस नाते से लगने लगता है कि वो जैसा है वैसा ही हमको दे दिया गया। आज भारत में कितने सारे ही शिक्षक हैं, विकास देवी कीर्ति जी कितने बड़े शिक्षक हैं, उनके पढ़ाए हुए लोग आज देश चला रहे हैं, लेकिन उसी समाज में से खान सब लोगों के बीच में ज्यादा प्रसिद्ध क्यों हुए? उन्होंने शिक्षा वही चीज विकास देवी कीर्ति पढ़ा रहे हैं, वही सब्जेक्ट वही यूपीएससी के एस्पिरेंट खान सर के पास आ रहा है, लेकिन उन्होंने देखा समझा कि हम किस भौगोलिक क्षेत्र के लोगों को पढ़ा रहे हैं वो कैसे आसानी से सीख सकते हैं। हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक के गीत हैं, अपनी बात कैसे गीत में कह ली जाए। सारे क्रांतिकारी लेखक और कवि थे। आप पुरानी जाके जितनी भी जेलें हैं उनको देखिए, सब दिवाली कविताओं से रंगी हुई हैं। अंग्रेज ये समझ ना पाए कि ये लिखा क्या है और अपना संदेश भी पहुंच जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस नाते से भाषा का बड़ा महत्व है, और एज इट इज कभी भी कोई चीज पहुंचाई जाएगी तो वो सर का दर्द हो जाएगी, बोरिंग लगेगी, और उसको तरीकों से, जैसे आपने बताया कि किसी शिक्षक विशेष ने इस तरीके से बोला होगा, ये बड़ा विषय है। कितने सालों पुरानी आप बात बता रहे हैं, लेकिन आपके अंतिम समय तक आपको याद रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो इस नाते से भाषा का बड़ा महत्व है, क्योंकि भाषा, हर भाषा में सिखाने के गुण रहस्य छुपे हुए, तरीके छुपे हुए हैं। आज देखिए बेसिकली एक गांव से जो युवा का पलायन है वो बहुत तेजी से हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो युवा का पलायन हो रहा है ये शहर की चकाचौंध की वजह से हो रहा है, या सरकार की गलत नीतियों की वजह से गांव से पलायन? सरकार की गलत नीतियां नहीं कहूंगा। एक सरकार कोई योजनाएं शुरू करती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग मुख्यतः बात करें तो ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां या रोजगार के साधन उपलब्ध ना हो। लेकिन समस्या क्या होती है कि एक सरकार रही, उसके बाद दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, तो जो पिछली सरकार की अच्छी चीजें भी चल रही थी उनको अगली सरकार बंद कर देती है। ऐसा कोई छोटे से छोटा जिला मुझे बता दे उत्तर प्रदेश का जहां पर रोजगार की व्यवस्था ना हो। आपका जिला आपको खिलाने, पिलाने, रहने, बसने और आपके बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए पर्याप्त संसाधन रखता है। बस ये है कि पिछली सरकार की बुरी चीजों को तो आप बंद करिए, बहुत अच्छी स्वागत है के बाद, लेकिन पिछली सरकार को श्रेय मिल जाएगा इसलिए आप अच्छी चीजों को भी बंद कर देते हैं। ये गलत है। इस नाते से पलायन होता है। इस नाते से पलायन। मैं देवरिया जिले की बात करूं, देवरिया जिले में जितनी गन्ना मिलें हैं, किसी भी देवरिया के किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ लोगों ने गन्ना बोना बंद कर दिया, केवल इसलिए कि गन्ना मिले हैं और सड़ रही है, सब घास जम गई है, सब कोई मतलब ही नहीं है। करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट खत्म हो गए, केवल इस वजह से कि उनका जीर्णोद्धार नहीं हो रहा। आपको नया कुछ नहीं करना है, सरकार को नया कुछ नहीं करना है, उन्हीं के जीर्णोद्धार करने हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ना, हर जिले के पास अपनी क्षमता है अपने युवाओं को रोजगार देने की। लोग कहते हैं कि अब लोगों के यहाँ गाय नहीं पल रही, अब लोगों के यहाँ खूंटा नहीं है किसी दरवाजे पे। क्यों नहीं है? क्योंकि बूढ़े माँ बाप है। अगर लड़का रहता तो जांगर होके एक बार करते। आज रात में 2 बजे किसी माता पिता को कुछ हो जा रहा है, लड़का कलकत्ता नौकरी कर रहा है, चाहे लड़का कर्नाटक नौकरी कर रहा है, कैसे आ पाएगा? कौन जिम्मेदार है इसका?
कहीं कहीं आपको लगता है कि इसमें जो सरकार एस्टेब्लिश गवर्नमेंट नहीं है, इसका ये साइड इफेक्ट? मेरा ये सीधा मानना है कि सरकारें समय के साथ बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि तानाशाह हो जाती हैं। लेकिन पुरानी सरकारों की जो अच्छी चीजें हैं उनको क्यों बंद किया जाए? उनको चालू रखिए। अगर उनको चालू रखेंगे तो ऐसी कोई सरकार इस देश में कभी नहीं रही, किसी भी प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे केंद्र सरकार बात कर लीजिए, कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही जिसने सारे काम गलत किए हो। उसना कुछ तो अच्छा करती है। उतना ही आप चालू रखेंगे ना तो पलायन नहीं होगा। मेरा काव्य संग्रह जो किताब प्रकाशित हुई थी पहली, उसमें पहली कविता पलायन पे है और उसकी 4 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूँ। रह रह कर ये हवा ठहर क्यों जा रही है, गांव की ये सारी जवानी शहर क्यों जा रही है, और प्रीति को हम सब जीते हैं यहाँ, फिर ये रीति क्यों जा रही है। रह रह कर ये हवा ठहर क्यों जा रही है, गांव की सारी जवानी शहर क्यों जा रही है। बहुत बढ़िया। अगर आपको सपोज यूपी के मुख्यमंत्री बन जाने का कोई मौका मिलता है, तो क्या गांव छोड़ने के लिए सबसे पहला कदम आप क्या उठाएंगे? कोई युवा गांव ना छोड़े। मैंने आपसे कहा ना, मेरे जो सुझाव है वही मेरे निर्णय है। कभी भी मैंने किसी को कोई सुझाव दिया या भविष्य में देता हूँ तो महादेव के आशीर्वाद से जो मेरे सुझाव है, मेरे उस भूमिका में रहने पे वही मेरे निर्णय होंगे। जो बात मैंने कहा कि पुरानी सरकारों, जैसे मैं यहाँ पर एक आपको उदाहरण दूं, लखनऊ आप अक्सर जाते हैं, लखनऊ में पीपल के पेड़ लगे हैं, वो बसपा सरकार में लगे, लेकिन अखिलेश यादव जी के समय में उनको पानी दिया गया। आज ये स्थिति है कि लखनऊ के ऑक्सीजन की व्यवस्था वो अकेले वो पीपल के पेड़ कर लेते हैं। गजब हरियाली है एकदम बीच में लखनऊ में, क्योंकि अच्छे निर्णयों का पालन पोषण किया गया। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी की चालू की हुई कानपुर, लखनऊ, अलग अलग जिलों में मेट्रोज, उनको बढ़ावा देते हुए योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी ने उनको और आगे बढ़ाया है, रोका नहीं है। इस तरीके से पलायन की जो मेनली बात हो रही है, मुख्यतः बात हो रही है, उनमें जो पुराने निर्णय हैं इंडस्ट्रीज के, फैक्ट्रीज के, रोजगार के, उनको चालू रखिए। उनको केवल चालू रखेंगे तो आपके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह उठाने वाला व्यक्ति नहीं होगा कि आप इस सरकार में कितने रोजगार दिया आपने। पर्याप्त काम हुए हैं जिलों में, हर जिले में। हम उस समय से आ रहे हैं जब पहला रेल मंत्री के पास रेल नहीं थी, पहले कॉमर्स मंत्री के पास कॉमर्स नहीं था, पहले वित्त मंत्री के पास बजट नहीं था, पहले प्रधानमंत्री के पास देशे नहीं था, रियासतें थी, अभी देश ही नहीं बना था। हम वहां से आ रहे हैं। हमारे पास आईटी नहीं थी, IIM नहीं था, भाटला नगर बांध नहीं था, कुछ नहीं था हमारे पास। हम वहां से आ रहे हैं। आज रक्षा मंत्री बनता है, आज रेल मंत्री बनता है, आज कॉमर्स मंत्री बनता है, आज वित्त मंत्री बनता है, उसके पास विभाग तैयार रखा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री बनता है, उसके पास विभाग तैयार है, आपको जाके केवल कुर्सी बैठना है। हम उस दौर से आ रहे हैं जब विभाग तैयार किए लोगों ने। आज गांव में जो गांव का जो बेसिक अगर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खेती है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है जो आज का जो युवा है वो खेती को एक बहुत ही हीन भावना से देखने लगा। तो इसके पीछे क्या है, या क्या ये कोई बाहरी साजिश है जिसकी वजह से जो कहते हैं जो जय जवान जय किसान, जो जय किसान है बेसिकली, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। और आज की डेट में देखा जाए तो एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी, आप सिगरेट के बिना जी सकते हैं, लेकिन सिगरेट बनाने वाली कंपनी अरबपति खरबपति है। ठीक है, आप सॉफ्ट ड्रिंक के बिना जी सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बिना आप जी सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कंपनियां जो बना रही है वो आज की डेट में बहुत अच्छा कमा रही है, लेकिन आप रोटी के बिना नहीं जी सकते। बट रोटी बनाने वाला जो किसान है वो आज की डेट में आत्महत्या कर रहा है। तो इसको आप क्या सोचते हैं कि मतलब ये गांव की जो नीति है बेसिकली, जो सरकार के लिए बहुत बड़ा जो योगदान है बेसिकली, अगर 50% जो आपकी वोट बैंक भी है वो भी गांव से आता है, तो किसी भी सरकार ने खेती को रोकने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि जो युवा है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि सेल्फ मोटिवेशन द बेस्ट मोटिवेशन, तो वो बेसिकली युवा इन चीजों को क्यों नहीं समझ पा रहा और खेती को क्यों छोड़ रहा है, उससे क्यों दूर जा रहा है? देखिए, खेती को छोड़ने का जहाँ तक प्रश्न चिन्ह है, मेरा मानना है, मैं ऐसे बहुत सारे IITians को और IIM से पढ़ाई किए हुए लोगों को और अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के विदेशों से लौट के आए हुए लड़कों को केले की खेती करते देख रहा हूँ। हाँ, बैक टू विलेजेस करके एक अभियान चल रहा है।
बहुत अच्छा अभियान। नॉर्थ इंडिया से लेके इंडिया के साउथ तक आप चले जाइए, हर जगहों पे आपको युवा मिल जाएंगे जो अपनी नौकरियां छोड़ के एग्रीकल्चर पे लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो पैकेज उनको अमेरिका में, इंग्लैंड में और यूरोप कंट्रीज में मिल रहा था, उतने पैकेज के अपने यहाँ एम्प्लॉय रखे हैं वो। जितना पैकेज उनको वहाँ मिल रहा था उतना केवल सीए है उनका, जो अकाउंट्स देखता है। एग्रीकल्चर वो है आपके यहाँ। समस्या क्या हुई, हम आप माने सरकार बात करती है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। जब एग्रीकल्चर का, फार्मर का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, और आपने अभी कहा कि सबसे प्राइमरी आवश्यकता क्या है, हमारी नीड क्या है, रोटी। सबसे प्राइमरी नीड को ही तो सबसे पहले अपलिफ्ट किया जाएगा, तब हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएंगे। तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हवा में बन रहा है। जब तक व्यापारीकरण अच्छे एक सारगर्भित बिंदुओं के साथ सरकार ओपनली सबके सामने नहीं रखेगी कि किसानों के लिए या जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए व्यापारिक व्यवस्थाएं क्या है। जैसे आप किसान हैं, आपसे 5 रुपए में वही चीज खरीदी गई, और एक आदमी जो एसी में बैठा हुआ है बढ़िया वातानुकूलित कमरे में, और उसने वही 5 रुपए की चीज 20 रुपए में बना के आप ही के लड़के को जो पलायन करके शहर चला गया है उसको बेच दी। इसका मतलब है कि व्यापार से आपको दूर रखा गया, लेकिन बिचौली तो व्यापार में है। आप ही किसान है, आपने धान बोया, आपने गेहूं बोया, और आप देवरिया से आपने धान गेहूं दिया उस व्यापारी को, उस बिचौलियों ने 30, 40, 50 रुपए का बनाया, और कर्नाटक में रहने वाले आप ही के लड़के को ले जाके बेच दिया। सर्कल इज कंप्लीट। समस्या क्या है कि जो तैयार कर रहा है उसी को व्यापार से जोड़ा जाए, उसी को बताया जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से होगी। सरकार इस पर अभियान चलाए। मेरा मानना, जैसे सरकार किसानों को वो दे रही है, मुआवजा दे रही है कि 3 महीने में पैसा आता है, 2000 रुपए 6000 रुपए क्या किस्तें देती है। मेरा मानना है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। पैसा किसी को दे देना, उसको उसकी भूख को, उसकी सोच को और उसकी मनोस्थिति को शांत कर देना है, मेरे हिसाब से खत्म कर देना है। उसको मार दिया आपने जीते जी। आज मैं देख रहा हूँ कि जहाँ दाल होती थी, जहाँ मटर होता था, जहाँ ऊख होता था, गन्ना, वहाँ केवल धान और गेहूं 2 चीजें बोई जा रही है। और खेतों को मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं कैसे एग्रीकल्चर लैंड्स की इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियल लैंड्स होके एनओसी मिल जा रही है। कौन अधिकारी है, ये भी प्रश्न उठना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि इतनी एनओसी कैसे मिले। सब खेतों में प्लाटिंग हो गई है। अब बातें हम कर रहे हैं कि हरित क्रांति आएगी इस देश में, कहां से आ जाएगी? और जो आपने बात बताया कि जय जवान जय किसान वाली, इसी से जुड़ी हुई है। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हमारी सबसे प्रायोरिटी नीड जो है, वो जो पैदा करके दे रहा है उसको इकोनॉमिक अपलिफ्ट करना पड़ेगा, तब सारी चीजें, क्योंकि सर्कल वहीं से चल रहा है। आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, कोई ब्यूरोक्रेट्स में, कोई पॉलिटिक्स में अच्छे से काम तब कर पा रहा है क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि मुझे भी बड़ी तमन्ना थी कि इस देश के लिए लड़ूं, लेकिन क्या करूं, जब मेरा पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। सही है। तो आज किसान अपने ही खेतों में आत्महत्या कर ले रहे हैं क्योंकि उनको दाम नहीं मिल रहा, और उन्हीं के बच्चे परेशान हैं कि बेंगलोर में 30,000 रुपया भी मिल रहा है तो 30 रुपए बराबर है, क्योंकि सब चीजें इतनी महंगी मिल रही है। कुछ महंगा मिल रहा है। झारखंड में जब कोल माइनिंग होने लगी तो नियम आया, सरकार ने नियम लाया कि कोल की संबंधित फैक्ट्री तमिलनाडु में लगेंगी, कर्नाटक में लगेंगी, चाहे झारखंड में मिलेंगी, तो एक प्राइस पे मिलेंगी, देश में कहीं पे भी। ये सबसे बड़ा अन्याय था। आज आप जाइए झारखंड में 55 साल तो औसत आयु है लोगों की। इतना प्रदूषण और इतनी सारी चीजों से वो मर रहे हैं, और उसी कॉस्ट पे तमिलनाडु में इंडस्ट्री लग जा रही है। अब पूरे देश को उसका फायदा हो रहा है, और जो मर रहा है वो नहीं दिख रहा किसी को। इस नाते से किसानों से संबंधित जो चीज, जो आपने कहा कि युवा इससे नहीं जुड़ रहा है, युवा पर्याप्त जुड़ रहा है, उसमें रोजगार दे रखा है, बहुतायत में है। सर्च करके देखिए, बहुतायत में बहुत सारे लोग, 1-2 लोगों का नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, युवा जुड़े हुए हैं। लेकिन युवा भी अपना एम्प्लॉयमेंट देखता है ना। वो जब देखेगा कि मैं भर्ती देख रहा हूँ, सरकारी योजना देख रहा हूँ, तो उसमें अगर कहीं एग्रीकल्चर संबंधित कोई योजना आएगी तो उसको लगेगा हाँ इसमें भी तो व्यवस्था है, क्योंकि उसके भी खर्चे हैं।
अगर उसको बराबर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पे या उसको एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट बनने के तौर पे या नया शोध करने के लिए या ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए सरकार जी तोड़ से मेहनत करा के उसको मदद करेगी तो उसको भी उत्साह जगेगा। देखिए मेरा मानना है, सीधी बात, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, युवाओं को मेरा यही संदेश है कि जिनके लिए कुछ मुद्दे बेपरवाही का छोर है, मेरा चिंतन मेरा मनन उन्हीं मुद्दों की ओर है। अगर आपको नहीं मदद मिल रही है, नहीं कुछ मिल रही है, लेकिन आपके अंदर पैशन है, आपको एग्रीकल्चर को लेकर आपको दिमाग में है कि इसका पुनर्जागरण जरूरी है, तो करिए। करने वाले आपके सामने उदाहरण है, प्रेरणा आपको समाज से ही मिलेगी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यूपी की जो राजनीति है वो हमेशा चर्चा में है? कहते हैं कि दिल्ली की सरकार यूपी से तय होती है, यूपी से तय। तो अगले 5 सालों में आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव हो सकते हैं यूपी की राजनीति? यूपी की राजनीति में 5 साल तो नहीं मैं कहूंगा, आने वाले 10-15 साल में एक बड़ा परिवर्तन ये देखने को मिलेगा कि युवाओं की प्रतिभागिता बढ़ेगी। क्योंकि आप देश की आजादी के बाद संसद को देखेंगे तो उसमें युवाओं का प्रतिभाग अधिक था, उस समय युवा सांसद अधिक थे। आज आप संसद देखिए, 50-60 की उम्र के अधिक सांसद आपको दिखने को मिलेंगे। आप ये बताइए कि नया युवा रहेगा तो उसको नए लोगों की, नए नौजवानों की आवश्यकताओं के बारे में पता होगा। जो 60-65-70 साल के संसद है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी विचारों का, चाहे उनके अनुभव का इस्तेमाल नहीं हो, एकदम उसका इस्तेमाल होगा, लेकिन नौजवानों को, नवयुवकों को पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज ये स्थिति हो गई है कि भारत लोकतंत्र का सबसे पुराना देश है। मिस्र समाप्त हो गया, भारत की सभ्यता बची हुई है, और भारत का युवा ये कह रहा है कि आई हेट पॉलिटिक्स, इट्स वेरी डर्टी। ये संदेश फ्लोट करके हम क्या करना चाहते हैं? सबसे पुराना लोकतंत्र हमारा, और उस सबसे पुराने लोकतंत्र में एक चीज और देखिए, सोनित सुहागा, इस विश्व में इस समय सबसे युवा देश आप हैं, और युवा ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स से बहुत मतलब नहीं है। कैबिनेट के मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों के नाम नहीं बता पाएंगे। कारण है, उसका कारण यही है कि हम युवाओं को प्रतिभाग नहीं करा रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे हैं कि एक कार्य क्षेत्र राजनीति भी हो सकता है। फिर वही बात वहीं से घूम के आ गई, छात्र राजनीति बंद है। जब फीस वृद्धि के लिए, अनर्गल पैसे की वसूली के लिए, कोर्स में बदलाव के लिए, जब छात्र जाके सूत्री मांग पत्र वीसी को देता है, कुलपति को देता है, छात्र राजनीति का, तो उसके साथ एक सुचिता आती है, उसको समझ में आता है कि समाज के लिए मुझे कुछ करना है। वरना बहुत सारे युवाओं मैं आपको बताऊं, जानता हूं, जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत समाज के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि परिवार पैसे की वजह से किल्लत झेल रहा है, उनको जाके प्राइवेट नौकरियां करनी पड़ेगी। वो एक अच्छे नेता हो सकते हैं, उनसे बात करने में महसूस होगा कि क्या गजब लीडर है, नए थी नए का, वो भाव महसूस होता है, लेकिन वो मजबूर है अपने रोजगार के लिए। आपको क्या लगता है कि जैसे राजनीति में एक जो जातीय राजनीति का बढ़ावा बहुत तेजी से हो रहा है, ये आप इसको किस तरीके से देखती हैं, पॉजिटिव है या निगेटिव? जाति देखिए, मुगलों और अंग्रेजों के समय से उन्होंने आपको लड़ाने का प्रयास किया। साम दाम दंड भेद की जो नीति है, उसको मुगलों ने, अंग्रेजों ने इस तरीके से लिया, उन्होंने कहा कि हमें अपनी तरफ से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड में जितने लोग मारे गए वो सारे भारतीय थे, तो बंदूक चलाने वाले कौन थे? वो भी भारतीय थे जो पुलिस की नौकरी कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जितने भी पुलिस वाले थे, उन सब लोगों को देश की आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी बना के पेंशन दिया गया। हमको आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहां से आते हैं, हमारे देश की नींव क्या है, हमें आपको ये पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है। और बात हम करते हैं कि इतनी बड़ी कि ट्रंप ने ऐसा कह दिया तो पाकिस्तान ने वैसा कर दिया, तो न्यूक्लियर मिसाइल को ये कर देंगे, जवाब वो दे देंगे। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी नींव क्या है। नींव में खुद मट्ठा डाला जा रहा है, और बाद में ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी फसल क्यों नहीं दे रही। हम यूरिया डाल के, पेप्सिटाइड डाल के अपनी जमीनों को खुद बंजर कर रहे हैं, बाद में कह रहे हैं कि ये तो अरे उपजाऊ योग्य है ही नहीं, जबकि हमें पता है कि हम खुद कर रहे हैं, हमें पता है ये चीज। मैंने बहुत पहले एक बार लिखा था कि नजीर क्या कोई देगा इस जमाने को, जमाना भरा पड़ा है नजीर की नजरों से। आपके पास आदर्श खुद प्रस्तुत हैं,
आप इतनी इतनी लंबी लेगेसी से होकर आते हैं, लेकिन आप खुद को जानना नहीं चाहते। का चुप साध रहा बलवंता, जामवंत ने कहा हनुमान से, वही हनुमान है देश, वही देश है जिसको अपनी अपनी ताकत नहीं पता। और ये कलयुग है, कोई जामवंत नहीं आने वाला है, हर हनुमान को अपना जामवंत स्वयं बनना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब आप मुझे बताएं कि 2027 में चुनाव हो रहे हैं, तो कोई भविष्यवाणी आपको लगता है क्या रहेगा? देखिए, मैं कभी भी प्रेडिक्शंस के साथ नहीं जाता, मैं हमेशा पॉसिबिलिटीज के साथ जाता हूँ। तो भविष्यवाणी की आप बात कहेंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें, आप स्वयं एक विद्वान ज्योतिषी है। लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटीज की बात है, पॉसिबिलिटीज में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार के साथ जो पार्टियां अलाइन है, कुछ अंतर दिखेगा, कुछ नई जुड़ सकती हैं, कुछ और हट सकती हैं इनमें से। हाँ, तो चेंज तो देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से लंबे समय से जनसंघ का यात्रा रही, भाजपा की यात्रा रही, जनता पार्टी की यात्रा रही, उस तरीके से जिस तरीके देखिए अब जनता पार्टी है, अटल जी का दिमाग देखिए, जनता पार्टी हटी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनाना था तो जनता पार्टी ही रख के भारतीय जोड़ा है, कि लोगों के मन में यह भाव रहे कि वही जनता पार्टी है, वही लोग हैं जो इमरजेंसी के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। तो बीजेपी के साथ जो अलायंस है उनमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, कुछ विपक्ष में जा सकती है, लेकिन लंबे समय से ये बाहर रहे हुए लोग हैं, तो आने वाले दशकों में यही लोग रहेंगे एट एनी हाउ। आपको लगता है कि एक सशक्त विपक्ष मिल सकता है इस बार? सशक्त विपक्ष केंद्र को तो मिल ही गया, उसके साथ साथ में यूपी में भी मिलेगा। मिलेगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी की सीटें कितनी बढ़ी हैं, तो आप ये बताइए कि 33, 34, 35 लोकसभा सीटें हैं, तो जो सांसद जिस लोकसभाओं से आते हैं वहां पे विधानसभाओं में फर्क नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। हाँ, देखने वाली महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किस तरीके का रोल भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस चुनाव में 2027 में रहता है। मैं हमेशा कहता हूं कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कोई भी पार्टी हारती है तो अपने कार्यकर्ताओं की कमी या नेताओं की कमी की वजह से हारती है, लेकिन भाजपा क्यों जीतती है? भाजपा जीतती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, किसान संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, 100 से अधिक अनुसामी संगठन है जो काम करते हैं और उनके सदस्य अलग हैं, लेकिन विचार की बात होती है तो सब एक साथ खड़े होते हैं, इसलिए भाजपा इतनी दृढ़ता से खड़ी होती है। आपको लगता है कि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाजपा जो है वो आरएसएस की एक शाखा है, लेकिन कुछ पिछले 5-10 सालों में अब ये देखने को मिला है कि भाजपा का जो एक हैवीनेस है, मतलब ऐसा लगता है कि कभी आरएसएस जो है वो भाजपा को चलाती थी और भाजपा जो है वो आरएसएस को चलाती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चलाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वैचारिक रूप से एक जैसा होने की वजह से अपने प्रचारकों को चाहे अपने कार्यकर्ताओं को तो भारतीय जनता पार्टी में भेजा, लेकिन भाजपा से प्रेरित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आपको नहीं दिखेगा। इस नाते से ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव, चाहे भारतीय जनता पार्टी की पूछ संघ में कम हो जाए, लेकिन संघ को चलाने की क्षमता किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं है। आप देखिए कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रोजेक्ट किया जाता है। एक लंबा समय था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे उनके। पहला चुनाव लड़ा गया तो गुरु गोलवालकर जी, हेडगेवार जी का बड़ा उनको सानिध्य रहा। हाँ, और चुनाव लड़वाया गया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने उनको मदद की, क्योंकि अपने विचार को लेकर दृढ़ थे और संघ को ये पता था कि अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़े हुए हैं। जिस तरीके से गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ बनाया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसे आगे बढ़ाया और संघ ने जाना कि हाँ, ये व्यक्ति भले ही हमारी विरोधी पार्टी में है, विरोधी दल में है, लेकिन इसका विचार अच्छा है। उसी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भाजपा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और भाजपा की क्षमता में भी नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टी की क्षमता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना रोल, अपना किरदार समाप्त कर ले और ये कहे कि आप स्वतंत्र राजनीति करिए, स्वतंत्र चुनाव लड़िए, हमसे इससे कोई संबंध नहीं रहेगा। ये तो संभावना है, लेकिन भाजपा का दबाव प्रभाव संघ नहीं झेलेगा। 1925 का बना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और 1980 की बनी हुई पार्टी, कोई बहुत डिफरेंस है। अच्छा, पहले के लोगों में अगर देखा, जो युवा की बात हम कर रहे हैं, पहले का जो युवा था वो दर्शन शास्त्र से बहुत जुड़ा हुआ था, तो जो फिलॉसफी है वो अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
क्या आज आपको लगता है कि जो एक युवा है वो फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र को एक बोरिंग सब्जेक्ट समझ के उससे दूर जा रहा है? देखिए, मैं इस बात को आपको बताऊं, हमें आपको हमारे आपके लोग प्रेरित नहीं करते। कोई अंग्रेज का कोट करके कोई अंग्रेज कह देगा तो वो ज्यादा प्रभावी लग जाएगा और लगेगा बड़ा ऑथेंटिक है। हमने अपनी किताब में लिखा था कि डिजायर टू बी सोक्रेटिस विल इरेज द कौटिल्यास ब्रिज ऑफ विलेंसी फ्रॉम विद इन यू। कौटिल्य का जो बुद्धिमत्ता आपके अंदर डीएनए के रूप में मिला है ना, वो समाप्त हो जाएगा। आप सुकरात, अरस्तु ये सब पढ़े हैं कौटिल्य को पढ़ के ट्रांसलेट कर करके नालंदा की किताबों से ये सब पढ़े हैं और अपना फेक दर्शन लिखा है, फेक फिलॉसफी लिखी है। और हम बात करते हैं कि सोक्रेटिस ने ऐसा कहा था। कौटिल्य ने बहुत वृहद स्तर पे इसको और बड़े स्तर पे लिखा हुआ है। मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ जो आपने बात कही, अपनी चीजों को समझिए, प्रेरणा स्वतः से लीजिए, कभी भी बाहरी प्रेरणा के लिए ना पढ़िए। मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखा था कि बचपन की किलकारियों को थमने नहीं देंगे और पानी को इस समंदर के हम जमने नहीं देंगे। अपने अंदर इतना पोटेंशियल रखना है कि हमको कोई बाहरी चीज प्रभावित ना कर पाए। क्योंकि आपको जो मोटिवेशनल, मैं तो मानता हूँ कि आज डिप्रेशन के मरीज क्यों ज्यादा है, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा है। पहले मोटिवेशन बाहरी था ही नहीं, तो इसलिए डिप्रेशन भी नहीं था बाहरी। क्या होता है, मोटिवेशन तो बाहरी मिल जाता है, डिप्रेशन इंटरनल हो जाता है, फिर दवा खाइए, एंजाइटी, और फिर वो एक पूरी साइकिल है। तो इस नाते से मेरा ये मानना है कि आप स्वयं को प्रेरित करिए, स्वयं को बलिष्ठ रखिए, स्वयं को मजबूती से काम करिए। और दर्शन का सबसे बड़ा किरदार है आत्म अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। चूंकि हमारी आपकी बातचीत युवाओं पर आधारित है मुख्यतः, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आत्म अवलोकन करना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट। वो बहुत जरूरी। जो बात हमें बचपन में सिखाई गई कि शाम को सोते समय, रात में सोते समय ये चिंतन करना कि दिन भर क्या किया, आज भी हमारे आपके साथ है। क्योंकि हम लोग ग्रामीण अंचल से आने वाले लोग हैं, कस्बों से, छोटी जगहों से आने वाले लोग हैं, तो ये है। लेकिन शहर में नहीं है, शहर के बच्चों में नहीं है। वो रात में 2 बजे 3 बजे कब मोबाइल चालू, गाना सुनते, चाहे कोई सीरीज देखते हुए बीत गया, उनको पता ही नहीं चलता। तो इस नाते से सेल्फ असेसमेंट, आत्मावलोकन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो जरूरी है। आप देखिए कि कौटिल्य का दर्शन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का दर्शन, ओशो के विचार अलग हो सकते हैं, बहुत लोग उससे मतभेद कर सकते हैं, लेकिन ओशो का दर्शन कितने बड़े स्तर पे, वैश्विक स्तर पे, मिलियंस में लोगों के पास लिखे हुए ऑटोग्राफ्स लोग फ्रेम करवा के दीवारों पे लगवाए हुए हैं। इतने बड़े बड़े दार्शनिक आप कह रहे हैं। दर्शन लगता है कि दर्शन को बेसिकली आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बहुत स्टार्टिंग से उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। दर्शन, मैंने आपसे कहा ना कि चूंकि विद्यालय में बच्चा पढ़ने जा रहा है, केवल उसको कोर्स मटेरियल पढ़ाया जा रहा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में दर्शन से छोटी छोटी चीजें दी जा सकती हैं। जैसे हम लोग सरकारी विद्यालयों से पढ़े, सरकारी माध्यम की किताबें पढ़ी, हर किताब के पीछे राष्ट्रगीत लिखा हुआ था, छोटी छोटी कोटेशंस लिखी हुई थी, पढ़ाया जा रहा था। तो एक नैतिक शिक्षा की कॉपी थी, किताब थी, उसमें हर कहानी के नीचे एक नैतिक शिक्षा दी हुई थी कि इससे हमको क्या शिक्षा, वो मोरल ऑफ द स्टोरी। ये सब हमारा दर्शन को लेकर सैद्धांतिक उत्थान कर रहे थे गुप्त रूप से, हमें आपको नहीं पता चल रहा था। आज जब हम आप कहीं खड़े होते हैं और किसी विषय विशेष पे बात करते हैं तो महसूस होता है कि यार इतना अध्ययन तो नहीं है, लेकिन दर्शन की वजह से चिंतन अधिक रहा। मेरा ये मानना है, मैं खुद 2 किताबों का लेखक हूँ, महादेव के अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद से। लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने किताबें बहुत नहीं पढ़ी किताबें, कम पढ़ी, लेकिन ये मेरा स्वयं के ऊपर विश्वास है, ईश्वर का दिया हुआ, माता पिता के कारण से, कि उन किताबों के लेखक भी अगर मुझसे बात कर ले तो मैं उनको कुछ विषय पे ऐसी स्थिति में खड़ा कर दूंगा कि पशुपेश में आ जाएंगे कि अरे इसके इतने मतलब निकल सकते हैं। क्योंकि मैंने एक पन्ना पढ़ा, एक पुस्तक का एक पन्ना पढ़ा, 1 महीने चिंतन किया उसके ऊपर। ये स्थिति हो गई कि जिसने लिखा, एट दैट टाइम आई कैन चैलेंज दैट पर्सन आल्सो, मैं उसको भी चैलेंज कर सकता हूँ। इतने रूप निकलते हैं। क्योंकि जिसमें अक्सर होता है, अक्सर मेरी किताबें पढ़ के अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि इसका मतलब, तो मैं हाँ, इसका ये तो मैंने सोच के लिखा ही नहीं था, जबकि इसका मतलब ये भी निकल रहा है। इसी बारे में बोलते हैं कि कहते हैं जो गीता एक ऐसी मतलब उसको ना तो हम पुस्तक कह सकते हैं ना किताब कह सकते हैं, वो अपने आप में ही कंप्लीट सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैं जब भी गीता पढ़ता हूँ
तो मुझे हर एक पैरे का, जब दोबारा उस पैरे को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे उसका मतलब अलग निकलता है। कहते गीता ये एक ऐसी पुस्तक है जिसको जो इंसान पढ़े उसको जो चाहिए उसको उसमें मिल जाता है। हाँ, वो अपनी तरीके से उस चीज को समझ सकता है। अब जैसे कि आपको पता है कि अरस्तु ने कौटिल्य को पढ़ के क्या क्या कर लिया, इसी तरीके से इंडिया में एक नेटफ्लिक्स बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म में बहुत तेजी से। अगर आपको कभी किसी वेब सीरीज में या आप पे कोई सीरीज बने तो आपको क्या लगता है कि उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? देखिए, अभी हम लोग शून्य पे सवार लोग हैं, यात्रा भी बड़ी प्रारंभ से होकर गुजर रही है। अभी उस लायक तो हम लोग नहीं है। महादेव जहाँ तक लीला कराएंगे वहां तक मंचन किया जाएगा। हम सब किरदार हैं, देखिए। और आप उसको जगत नियंता को कोई भी नाम दे लीजिए। मैं महादेव कहता हूँ, कोई प्रकृति, कोई नेचर कह सकता है। दर्शन कहता है कि प्रकृति और पुरुष दो ही चीजें हैं इस दुनिया में। उस नाते से जो भी जगत नियंता है उसने आपका रोल तय कर रखा है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि क्या किरदार, क्या उसका टॉपिक होना चाहिए, तो मेरा मानना है कि हम लोग बड़े ही सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, बड़े ही सामान्य पृष्ठभूमि से और बड़े ही धरातल पर रहने वाले लोग हैं। तो उसका शीर्षक ग्राउंडेड रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। बी ग्राउंडेड, हमेशा धरातल से जुड़े रहिए। भोजपुरी का मुझे एक अपना कोट याद आ गया इससे, धरातल के खोबत आसमान में रोबा। धरातल को खोएंगे तो आसमान में रोएंगे। कहते किसी भी चीज का पीक बहुत अकेला होता है, बहुत अकेला होता है, वो ठीक है। सिंहासन का भी पीक अकेला होता है, राजा भी अकेले रहता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रजा का होता है। अगर वो ग्राउंडेड रहा तो अगर वो गुप्तचरों के साथ वेश बदल के प्रजा के बीच में जाता रहा, अगर उसने सामान्य रूप से देखा है कि उनके नीचे सामंत क्या कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन अपनी धरातल को छोड़ देना, मैं अक्सर कहता हूँ, एक उदाहरण यही धरातल के खोबा आसमान के रोबा वाली बात पे, कि बड़े बड़े पेड़, नीम, बरगद, पीपल, ये बड़े दैवीय वृक्ष कहे गए इस देश में, लेकिन बड़े पावन हो, बड़ी पूजा हो, बड़ी मन्नतें लोग वहां आके करते हो, धागे बांधते हो, लेकिन केवल अपनी जड़ से उखड़ के गिर जाएगा ना तो लोग उसको लकड़ी कहने लगेंगे। देव वृक्ष को लोग लकड़ी कहने लगेंगे, कहेंगे टिम्बर है, क्योंकि वो आसमान गगनचुंबी तो हो गया था, लेकिन जैसे ही धरातल को छुआ उसका अस्तित्व विहीन हो गया। तो मेरा मानना है कि अस्तित्व से जुड़े रहिए, बी ग्राउंडेड। अब मुझे बताएं कि आखिरी में जब आप अपनी विरासत छोड़ेंगे तो जनता, युवा आपको ऐसी कौन सी विरासत होगी, वो आपको क्या समझ के संबोधित करेंगे आगे? एक एज ए लेखक, एक एज ए समाज सेवी, या एक उभरता हुआ पॉलिटिशियन? मैं विरासत तो कहना ठीक नहीं रहेगा। विरासत की जगह मैं एक शब्द अगर इसको दूं कि मेरा संदेश क्या रहेगा इस बातचीत के नाते समाज को, मेरा संदेश ये रहेगा समाज के लिए, युवाओं के लिए, कि अपनी परवरिश पे ध्यान दें, परवरिश का महत्व समझें। माता पिता कभी भी चोर डकैत के भी बच्चे होंगे तो चाहेगा वो शिक्षित होकर समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करे, एक अच्छा मानव, एक अच्छा मनुष्य बन के प्रदर्शित हो। मेरा ये सबसे कहना है कि इंसानियत को अव्वल रखिए, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब से हुई है, इंसानियत को अव्वल रखिए। समाज में काम करेंगे, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता रहेगी तो आपको राजनेता बनने, बड़े पदों पे पहुंचने, बड़ी निर्णय क्षमता लेने, इन जगहों पे स्थानों पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि दिग्भ्रमित कतई ना होइए, भ्रमित भी आप ही होते हैं और प्रेरणा भी आप ही के अंदर से निकलेगी। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो भ्रमित हो लीजिए या तो प्रेरित हो लीजिए। प्रेरणा को अपनाइए और भ्रमित करने वाली चीजों से दूर रहिए। सोशल मीडिया का उतना ही उपयोग करिए जिससे एसेंस, मैंने अपनी किताब में लिखा था कि फ्रेग्रेंस डज नॉट फ्लोज, इट स्प्रेड्स। तो इस नाते से मेरा ये मानना है कि युवाओं से अपील है, समाज से कहना चाहता हूँ, जो भी लोग हैं इस देश से कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक की कुर्सी से बंधे हुए पालतू हाथी मत बनिए। उस हाथी को ये लगता है कि मैं इस कुर्सी को उखाड़ नहीं पाऊंगा, ये बहुत मजबूत खूंटा है, क्योंकि वो बरसों से पालतू रहा है और खूंटे से बंधा रहा है, तो उसको ये पता है कि मैं उसको नहीं उखाड़ पाऊंगा। यही हालत भारत के लोगों के, बार बार कह रहा हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी शक्ति को पहचानिए। आप सबसे पुरानी संस्कृति है, क्यों जीवित है? राम का जिद वेदों मंत्रोच्चारणों से विवाह संपन्न हुआ, हमारा आपका भी उसी से होगा, उसी से। इसका मतलब है कि सहस्त्रों वर्षों से वो संस्कृति वो आज भी जीवित है। जो त्रेता में थी वही द्वापर में, वही कलयुग में रहेगी।
इस नाते से मेरा कहना है समाज से, युवाओं से, कि अपनी चीज को समझिए, अपने महत्व को समझिए। आप स्वयं को सम्मान देंगे, दुनिया आपको सम्मान देगी। और अंततोगत्वा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे आदित्य मिश्रा, 2 बुकों के लेखक हैं और एक अनोखी सोच को रखते हैं। मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से उस युवा सोच को आपके सामने लाने की हमने कोशिश की है। कहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर बहुत अच्छी तरीके से सोचना और समझना हो, या पढ़ना हो या समझना हो, तो उसके लिए आपको 2 लोगों का चयन बहुत जरूरी है। एक वो जो 30 साल से नीचे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं, एक वो जो 60 साल से ऊपर हैं, उसको कैसे देख रहे हैं। तो आज मेरी एक गुजारिश थी आप सब लोगों से कि इन चीजों को जो भी आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको पता चली है, एक बार इनको चिंतन करने की कोशिश करें। चिंता तो बहुत है, लेकिन आज हमें एक चिंतन की जरूरत है। नमस्कार।